हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीओपीडी क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग। ये बेसिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सिलेबस के अंदर है और शॉर्ट नोट कभी किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सीओपीडी के फुल फॉर्म से। सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। नाम से हमें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ये हमको नाम से क्लियर हो रहा है। तो अगर हम लोग सोचें कि इसको ट्रीट करने के लिए कौन से ड्रग देंगे, एक रफ आइडिया अगर अभी से लें तो जो हमारा एज्मा के ट्रीटमेंट के अंदर ड्रग लिए थे जो कि ब्रोंकोस्पैज्म को ठीक कर रहा था, वैसे ही ड्रग हम लोग सिमिलर ड्रग हम लोग यूज करेंगे सीओपीडी के ट्रीटमेंट के लिए भी। एग्जैक्ट मतलब मैं नहीं बोल रहा कि वही ड्रग हम लोग यूज करेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया हम उससे ले सकते हैं कि हमको अल्टीमेटली ब्रोंकोस्पैज्म को ठीक करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हमें उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना है। अगर ये प्रॉब्लम क्रोनिक प्रॉब्लम बनी रही तो एम्फाइसीमा उसका एंड रिजल्ट होगा, जिसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी क्या है अपने सीओपीडी की। इसके लिए हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ये मैंने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया अपने ब्रोंक्यूल का। ब्रोंक्यूल के अंदर क्या होगा, ब्रोंक्यूल वॉल्स होंगी, उस पर जो मसल्स है वो होंगी और उस पर कुछ नर्व्स प्रेजेंट होंगी। ये सेंसरी नर्व्स हैं जो ग्रीन कलर से मैंने बना रखी है, और कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अपना M3 रिसेप्टर यहाँ पे है। सीओपीडी के केस में जो ये ब्रोंक्यूल वॉल्स है ना वो डैमेज हो जाती हैं। अब उसके डैमेज होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जेनेटिक रीजन हो सकता है, कुछ हो सकता है कि कुछ पॉल्यूशन की वजह से वो हो, या कोई टॉक्सिन ले लिया गया हो जिस वजह से वॉल्स डैमेज हो गई हो, या फिर मोस्ट कॉमन जो रीजन है वो अपना स्मोक है। स्मोक और पॉल्यूशन जो है दोनों ही मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं अपने सीओपीडी के। जब इन फैक्टर का इफेक्ट हमारे ब्रोंक्यूल्स में होता है तो जो ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और जब वॉल्स डैमेज हो जाती हैं तो जो नर्व एंडिंग पहले वॉल्स की वजह से एक्सपोज नहीं थी अब वो भी एक्सपोज हो जाती हैं, क्योंकि वॉल्स डैमेज हो चुकी है। जो मैंने रेड कलर से क्रॉस बनाया है वो मतलब बता रहा है कि वॉल्स डैमेज हो चुकी हैं। तो नर्व एंडिंग एक्सपोज हो गई। नर्व एंडिंग एक्सपोज हो जाती हैं तो नर्व बहुत जल्दी स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि अगर नॉर्मल ब्रीदिंग भी कोई कर रहा है ना तो ये जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगी। पहले उनको स्टिमुलेट होने से कौन बचा रहा था, जो वॉल्स थी, लेकिन जब वॉल्स डैमेज हो गई तो नर्व जो है एक्सपोज हो गई, और नर्व एक्सपोज होने की वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस से भी जो नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, और नर्व स्टिमुलेट होंगी तो वो सेंसेशन कहाँ लेके जाएंगी, वो कैरी करेंगे सेंसेशन कहाँ तक, सीएनएस के पास। यहां तक बात समझ में आ गई। सीएनएस के पास वो सेंसेशन लेके जाएंगी। सीएनएस के द्वारा क्या होगा, सीएनएस के द्वारा वेगल स्टिमुलेशन होगा। वेगल स्टिमुलेशन होगा तो हमारा जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो रहेगा अपना एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या होगा, रिलीज होगा। एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो कहाँ पे बाइंड करेगा, हम लोग एएनएस बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। एसिटाइलकोलिन जो होता है वो अपने M3 रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करेगा। जब एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो एंड रिजल्ट क्या आना है, एंड रिजल्ट आना है कि अपना ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा। एंड रिजल्ट क्या है अपना, ब्रोंकोस्पैज्म। यहां तक बात क्लियर होती है अपनी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने कहीं पे इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो अपना सीओपीडी है उस पे इन्फ्लेमेशन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जब इन्फ्लेमेशन हो नहीं रहा है तो कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देने पर यह ठीक होगा क्या? इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। सीओपीडी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो ही नहीं रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही हो कि अगर इन्फ्लेमेशन होता तब हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज करते हैं, जब इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रोंकोस्पैज्म। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कौन सा ड्रग रहेगा, ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारा जो मेन ड्रग रहेगा सीओपीडी के ट्रीट करने के लिए वो रहेगा अपना ब्रोंकोडायलेटर्स। तो यहां तक तो हम लोगों ने इसकी पैथोफिजियोलॉजी को अच्छे से समझ लिया है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है
तो अपना मैकेनिज्म ये है कि वॉल्स डैमेज होंगी, जिस वजह से नर्व एक्सपोज होगी और अपना ये पूरा ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, कौन कौन से ड्रग्स को हम लोग देंगे अपने सीओपीडी के ट्रीटमेंट के लिए। तो 2 केस बन सकता है, एक तो एक्यूट ट्रीटमेंट का, दूसरा अपना मेंटेनेंस या फिर क्रोनिक ट्रीटमेंट का। तो एक्यूट अटैक के लिए हम लोग शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट यानी सबा का यूज करेंगे। ये हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, जिसपे हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स हैं, सैल्बुटामॉल, लीवोसैल्बुटामॉल, टर्ब्यूटालिन। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें इसमें अभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा ड्रग रहेगा हमारा समा यानी कि शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, जिसपे कौन सा ड्रग है हमारा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अगर ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट की बात कर लें तो इन्हीं के लॉन्ग एक्टिंग वाले आ जाएंगे। तो लॉन्ग एक्टिंग के लिए हमको कौन कौन से ड्रग मिलेंगे, एक लामा मिलेगा यानी कि लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, जिसपे हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। अगर कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, इससे सिचुएशन वेल ऑफ नहीं हो रही है, तो हम लोग बीटा 2 अगोनिस्ट का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट यूज करेंगे। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर जो हम लोग का ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा वो अपना फॉर्मेट्रॉल रहेगा। फॉर्मेट्रॉल को हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग हमारा फॉर्मेट्रॉल रहेगा। बाकी हम लोग और भी ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपना हो गया इंडाकेटरॉल, ओलोडेटरॉल और अपना वेलेंटरॉल। ये तीनों जो है तो वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट होते हैं, वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट। और सैल्मेट्रॉल का भी यूज कर सकते हैं हम लोग एज अ बीटा 2 अगोनिस्ट। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी क्या है अपने सीओपीडी की, और उसको हम लोग ट्रीट कौन कौन से ड्रग्स को देके करेंगे। बेसिकली हमारा ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा, ब्रोंकोडायलेटर्स। यहां तक हमारी बात कंप्लीट हो जाती है सीओपीडी के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप लोगों से कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ताकि आप लोगों को कोई टॉपिक छूटे ना। और आप इन वीडियोस को अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए, ताकि इन वीडियोस का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कफ के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इन लेक्चर्स की नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल medmonk21 को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि केवल और केवल आपके लिए बनाया गया है, आपके सहूलियत के लिए, ताकि आप लोगों को ये नोट्स उस पर प्रोवाइड करवाए जा सके। तो आप लोग उसको जाके ज्वाइन करिए और इन नोट्स का बेनिफिट उठाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कफ के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।